साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूपेश दीवान यूट्यूब चैनल पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस रूपेश दीवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है, पावर्स की क्या हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसकी पावर शेयरिंग क्या है, तो इसको हम समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के मूल पाठ को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप पुरानी वीडियो पर पहुंच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। इस अध्याय को हम समझें तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकत जो है वो है सत्ता की साझेदारी, सत्ता में पार्टिसिपेशन। हमने देखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की जानी है। देखते हैं हम कि सबसे पहले एक स्टोरी है जो बेल्जियम और श्रीलंका की है। बच्चों, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी की करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। देश में कुल आबादी देखें तो 59% है, फ्लेमिश इलाके में ही निवास करती है, डच बोलती है। शेष 40% बैलोनिया के क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोगों जो कि फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषाई लोग को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और यहाँ के डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव तो बढ़ना ही था क्योंकि वो अपने आप में बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे। इन दोनों समुदायों में टकराव का सबसे तीखा स्वरूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। इस तरीके से हम और देखते हैं कि श्रीलंका की स्थिति देखें तो वह एक द्वीपीय देश है, हमारा पड़ोसी देश है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब बच्चों 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर है लगभग। दक्षिण एशियाई के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह लोग हैं, जिनमें मूल समूह है सिंहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की आबादी का 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 18% है।
तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं, और ऐसे तमिल जो हिंदुस्तानी तमिल हैं, जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सहेली भाषाई लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषा वाले लोग में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सहेली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या घटना घटित हुई और फिर हम श्रीलंका की तुलना करेंगे। तो बेल्जियम में डच भाषाई लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मनी भाषाई लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़-जाती संभव था। इससे देश का बंटवारा और ब्रुसेल्स दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते कि ब्रुसेल्स हमारा है। श्रीलंका में भी सहेली आबादी बहुमत और ज़्यादा थी। वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चाह सकते थे। आइए अब देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। तो हम सबसे पहले तो बेल्जियम का नक्शा देख लेते हैं बच्चों। बेल्जियम का नक्शा ये रहा हमारे सामने और इसमें हम इनका पावर सेपरेशन या इनकी कहें तो डेमोग्राफिक रूप से इनका किस तरीके से निवास रहा, ये देखिएगा। फ्लेमिंग है, ये वैलोन फ्रेंच भाषाई क्षेत्र है, ये जर्मन भाषाई क्षेत्र दिख रहा है आपको, और इस तरीके से ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र ये छोटा सा दिख रहा है आपको। इस तरीके से बेल्जियम का क्षेत्र है। और इसी को हम देखें कि श्रीलंका की स्थिति क्या है, तो श्रीलंका की भी स्थिति देखिएगा आप। श्रीलंका में जो है जातीय समूह हैं, वो जातीय समूह इस तरीके से इनमें विभाजन है। और ये जाफना द्वीप है जिस पर तमिलियंस के बीच टकराव की स्थिति बनी थी और गृह युद्ध छिड़ गया था। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था बच्चों। और श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बना तो सहेली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन प्रभुत्व जमाना चाहा और उन्होंने प्रभुत्व जमाया भी और सही तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित भी किया। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सहेली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के कई कदम उठाए थे। बहुसंख्यक परस्ती के कदम उठाए उन्होंने और 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। वहाँ की भाषा जो थी सहेली थी और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सहेलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और इस तरीके से एक दूसरे वर्ग की कहीं ना कहीं उपेक्षा देखने को मिली और एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराज़गी देखने को मिलती रही। उन्हें बेगानापन बढ़ाया उनका और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सहेलियों ने नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियों उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है। सरकारी नौकरी और फायदे अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनकी हितों को अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सहेली समुदायों के संबंध बिगड़ गए और संबंध बिगड़ते गए। और हमने जो डिस्कस किया कि जाफना द्वीप है बच्चों, जाफना द्वीप पर एक मूवी भी बनी है मद्रास कैफे, उसको भी आप देख सकते हैं। जॉन इब्राहिम ने इसमें अभिनय किया है और ये जो देख सकते हैं आप,
ये तमिलियंस की आबादी है। इसमें इस वाले क्षेत्र में कहें तो इसमें तमिलियंस की आबादी थी और यहाँ सिंहली वर्ग का आधिपत्य था। इस तरीके से हम इस चित्र के माध्यम से श्रीलंका में आबादी और उनका डेमोग्राफिक वितरण देख सकते हैं कि किस तरीके से वो रहते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या है बच्चों? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ये बहुसंख्यकवाद है। चलिए हम देखते हैं श्रीलंकाई तमिलों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, प्रोटेस्ट करना आरंभ कर दिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता, उनकी मांगों को लगातार नकारा गया और 1990 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। बच्चों, गृह युद्ध वो है जब किसी देश के अंदर आंतरिक रूप से दो देशों में आपसी झड़प हो जाए। परिणत हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क में से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे कई गुना ज़्यादा लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर यहाँ गृह युद्ध के मुल्क की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 2009 में इसका अंत हुआ। अब हम देखते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। और बेल्जियम की साझेदारी किस तरीके से रही? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात को लेकर किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। कितना अच्छा फैसला था बेल्जियम की सरकार का। सभी मिलजुल कर रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कई और देश ऐसा नहीं कर पाए। बेल्जियम के मॉडल को विशेष जानकारी को हम बॉक्स में देखेंगे कि मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। बेल्जियम की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? तो पहली बात तो है, संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान किया गया कि बेल्जियम सरकार डच, फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या रखेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा समूह के सांसद बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। देखिएगा कितना बड़ा अंतर था वहाँ पे भाषा का, लेकिन उन्होंने समान मंत्रिमंडल रखा और समूह के सांसदों के बहुमत के आधार पर ही कोई फैसला निर्धारित किया। केंद्र सरकार अनेक शक्तियाँ देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं थीं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इन दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम की ये कहानी है। बेल्जियम की एक बस्ती में यह पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा जानकारी दोनों फ्रेंच और डच भाषा में लिखी गई है। ये जानकारी जो है बच्चों फ्रेंच और डच
दोनों भाषाओं में अंकित की गई है। बहुत ही अच्छा प्रयास बेल्जियम सरकार का, जो कि काबिले तारीफ़ रहा, और इससे बहुत कुछ शिक्षा मिलती है उन देशों के लिए जहां पर विविधताएं हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहते हैं वे जहां भी रहे हो इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार से बच्चों वहाँ पर क्या हुआ कि वे सरकार चुन लेते हैं, और सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा के मसलों पर फैसले लेने के अधिकार मिले। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोग के लिए भी यह एक व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं को विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। बेल्जियम में तो पार्टिसिपेशन हो जाता, बंटवारा हो जाता, लेकिन वहाँ के नेताओं ने बहुत ही अच्छे फैसले लिए, और जिससे कि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसकी राजधानी का मुख्यालय चुना गया। इसी विशेषता के कारण पूरे संयुक्त कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने इसे अपना मुख्यालय चुना, क्योंकि इनके अंदर क्या था, समन्वय की प्रवृत्ति थी। यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की सत्ता में समन्वय की प्रवृत्ति थी। और देखिएगा कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद, ये यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद भवन है यहाँ का, और इसमें क्या है, यूरोप की संसद लगती है, और इसको आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं। इन बिंदुओं को आप देख लेंगे कि कोई एक अखबार पूरी सप्ताह भर पढ़ें और युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरनें जमा करें। इस तरीके की गतिविधियां आप अपने स्तर पर करते रहें, और आप सत्ता की साझेदारी पर अपने विचार विमर्श करते रहें, आपस में समूह बनाएं और इनका डिस्कशन करें। बेल्जियम और श्रीलंका कि इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को अलग लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावना का आदर करना पर ही देश की एकता संभव है। यदि हम विविधता का सम्मान करते हैं, कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हम सभी का सम्मान करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक ठाक रास्ता अपनाया गया, श्रीलंका में जो है इसके उल्टा रास्ता अपनाया गया, माफ़ कीजिएगा, उल्टा रास्ता अपनाया गया। और इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इस देश में एकता ही संकट में पड़ सकती है। इसलिए श्रीलंका ने जो कदम उठाया वो गलत था, और इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना इसमें आप देख सकते हैं। ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये ट्रक बनाया गया वहाँ के साइंटिस्टों ने। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है, जहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार की ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा रही है। सन 2005 में चुनाव लड़ने में इन दोनों में किसी को अपने बूते पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। देखिए कितनी अच्छी विशेषता है संसद की। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए
आप इस वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे और इसमें समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है बच्चों? तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क पहला तर्क इस तरीके का है कि क्यों सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा कम होता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी नहीं लग सकता है, पर आगे चलकर यह दोनों की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशान नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता का बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे हैं। इसलिए वैध सरकारें वही हैं जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समुदायों को शासन व्यवस्था से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग शासन में सर्वोच्च शिखर पर हो और कोई निचले दर्जे पर हो, सभी को समान अवसर मिले, वही लोकतंत्र की मूल अवधारणा है। इन तर्कों में से एक हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे का अंतर्भूत महत्व बताता है। अब क्या आप समझते हैं, क्या जानना आप जानते हैं? तो इन बिंदुओं को आप स्वयं से देख सकते हैं, अपने स्तर पर इनका अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर स्कूलों में श्रीलंका में किस तरीके की पढ़ाई जाती है भाषाएं, और किस तरीके से बेल्जियम में भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। इनको आप अपने स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं। ये हम आपके लिए छोड़ के रख रहे हैं। चलिए, खलील की उलझन एक खलील की उलझन है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि खलील की उलझन है क्या, और इसके बाद हम सत्ता की साझेदारी के रूप को समझेंगे और सत्ता की साझेदारी के रूप के बाद हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाती है। तो खलील की उलझन है क्या? ये खलील भाई हैं कौन? इनकी उलझन क्या कहती है? चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि होता आया है, इस बार विक्रम रात में खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी सोचकर कि कहीं विक्रम की नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी इस प्रकार से थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी बच्चों। ये खलील की उलझन की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माता पिता अलग समुदाय के थे, अलग अलग समुदाय के थे उसके मम्मी पापा, और उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर में यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसा ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए।
इन नियमों के अनुसार तय किया गया कि देश में राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ है। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों के पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में सबसे बड़ी गड़बड़ी लगती है। यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह ना तो मां के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जैसे सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिले वह राष्ट्रपति बने, बल्कि वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छी गारंटी है। अब देखो, वो बच्चा है, वो सोच रहा है कि लोकतंत्र की तरह हो, लेकिन जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वे कहते बेटा जो आज के दिन है वो बीते हुए दिन से तो बहुत बढ़िया है, जैसा चल रहा है चलने दो। इस तरीके का तर्क उसके मन में आता है। और यह कहानी ख़त्म भी नहीं हुई कि टीवी टावर के पास पहुंच गए, वहां रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देंगे या कुछ नया करेंगे? बेताल विक्रम को अपनी बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर। अब क्या बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? यदि मदद कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो की कमेंट में अपना जवाब कमेंट करना है। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है कि आपका क्या प्रतिक्रिया है। आप में नवाचार हैं, आप अपने इनोवेटिव आइडिया कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप को देखें तो सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्तर पर रहने वाले समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसे स्वतः शासन संस्थाओं के माध्यम से अपनी शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन समाज में विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी शासन व्यवस्था उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर से देखें। शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों में जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि सरकार में विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग
नहीं कर सकता है। अगर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का कार्य कानून है, कार्यपालिका का काम कानून का पालन करना है, और न्यायपालिका का काम है कानून का रिव्यू करना और कानून का पालन कराना। अब ये जो व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, सही बात है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका की सत्ता का उपयोग करती है और ज़रूरी है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ये व्यवस्था जो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। चलिए हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। दूसरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार अक्सर संघ केंद्र सरकार चाहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत में हम इन्हें राज्य कहते हैं और हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे स्तर पर सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण है। हम इस बात को आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अगले अध्याय में समझेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, और कुछ देशों के संविधान और कानूनों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ऐसी भारत में भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है, और अल्पसंख्यकों को भी विशेष अवसर दिए जाते हैं, उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अब देखते हैं कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप में भी देखते हैं। आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोक सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियां की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाले समूहों और पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूह, हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके यह नीतियां और अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं।
इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की प्रणाली पर गौर करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं और उन उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, उनको समझते हैं। नंबर 1, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों में 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। अब देखिएगा इसमें भी वो 7 अनाथालय क्या हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग ही तो है, लेकिन न्यायपालिका ने क्या आदेश दिया कि उनका रखरखाव करें। अब नेक्स्ट देखिएगा आप कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कनाडा में ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने में सहमति दी। स्थानीय मामलों में जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदायों को पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तो कनाडा की सरकार ने भी किस तरीके से सत्ता के बंटवारे को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने में सहमति दी। अब नेक्स्ट बिंदु है, रूस में 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठन के विलय को समझौता किया। उनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवार की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों में वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि सरकार अपनी आमदनी के स्रोत की घोषणा करे। वे यह भी जानते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारें उचित फैसला लेती हैं। तो हमने इस अध्याय में बच्चों ये समझा कि पावर का बंटवारा, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं इसमें। चाहे हमारे देश के उदाहरण को देख लें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, और बेल्जियम को भी देख लें और श्रीलंका के उदाहरण को भी हम समझें तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि सत्ता की साझेदारी किस तरीके से कार्य करती है और सत्ता की साझेदारी के लेकर के सही फैसले क्या होते हैं। अब हमने कुछ उदाहरण नीचे देखे थे, उन उदाहरणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि सत्ता की साझेदारी के लिए क्या ज़रूरी है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुसंख्यकवाद को अल्पसंख्यकवाद पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद पर हावी होगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक मेरा व्यक्तिगत कंसेप्ट है इसको लेकर के कि यदि बहुसंख्यकवाद, मान के चलिएगा कि ये बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद पर हावी होगा तो क्या होगा, भाषावाद उत्पन्न होगा, और भाषावाद के बाद सांप्रदायिकता आएगी, और सांप्रदायिकता के बाद राष्ट्र विघटन की स्थिति बनती है। तो इस तरीके की गतिविधियों से बचने के लिए किसी भी देश को सभी को समान अवसर देने चाहिए और सभी का समान सम्मान करना चाहिए। और इस तरीके से हम इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप अपना सुझाव दीजिएगा, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे इसकी प्रश्नोत्तरी को। आपने अगर पूर्व में हमारे लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया कर आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और पिछली वीडियो को जाकर के देखें। आप इस चित्र को भी हम देखना भूल गए हैं, इसमें भी व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल
हमारे हाथ में रहे, किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो आपने ओवरऑल सत्ता की साझेदारी को समझ लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।